हेलो स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड में हम पहले प्रकार का न्यूक्लिक एसिड डीएनए पढ़ रहे थे और हम अब तक डीएनए की संरचना पढ़ चुके हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद डीएनए का ही अगला एक और भाग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को पैक करना। पैकिंग या किसी चीज़ को समेटना, पैक करना अपने आप में एक आर्ट, एक कला है। अब डीएनए में पैकेजिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई और क्यों की जाती है? हम सभी जानते हैं कि डीएनए सजीवों में मिलने वाला सबसे बड़ा, सबसे लंबा मॉलिक्यूल है। एक एक कोशिका में जितना डीएनए होता है उसकी लंबाई कोशिका की अपनी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई है, उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में इतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल कैसे उस छोटी सी सेल में आराम से रखा जाता है, ये चीज़ पढ़नी आवश्यक होती है। अब देखिए, कोशिकाओं में डीएनए जो होता है केवल उसके केंद्रक में होता है और काफ़ी सारा दूसरी जगह केंद्रक में भी खूब स्पेस रहता है और साइटोप्लाज्म में भी खूब सारा स्पेस है जहाँ दूसरे कोशिकाएं होते हैं। जबकि जो डीएनए न्यूक्लियस में रखा गया है उसकी लंबाई चौड़ाई कोशिका से ही कई गुना ज़्यादा है। तो ये कैसे संभव हुआ? और ये सब चीज़ें संभव हुई है एक बेहतरीन पैकेजिंग से। पैकेजिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से समेटना और उसको कम से कम जगह में रख देना। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए आज हम पढ़ेंगे। पैकेजिंग की ज़रूरत इसीलिए क्योंकि डीएनए जो कि सबसे लंबा मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये सबसे लंबा बायोमॉलिक्यूल है। सजीवों में काफ़ी लंबे लंबे डीएनए अणु पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें, मानव का लेते हैं। मानव की कोशिका में कितना डीएनए है और कितनी लंबाई है? मानव की कोशिका की बात करें तो मानव की अगुणित कोशिका में 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं टोटल। इतने क्षार समूह डीएनए में मिलते हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर हमें बेस पेयर की संख्या पता है तो हम डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, तो गुणा करके निकाल लेंगे। हैप्लॉइड में अगर 3.3 है तो डिप्लॉइड कोशिका में कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। समझ गए? अब हम लंबाई अगर निकालें कि मानव की द्विगुणित कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई, तो देखिए 6.6 × 10⁻⁹ तो बेस पेयर हो गए। अब दो बेस पेयर के बीच में दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम में है, अगर मैं इसको मीटर में बदलूं तो ये आ जाती है 0.34 × 10⁻⁹। ठीक है, और जब इन दोनों का गुणा किया तो ये आ जाता है 2.2 मीटर लंबा डीएनए। मतलब मानव की एक द्विगुणित कोशिका में जितने डीएनए हैं, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल लंबाई बनती है 2.2 मीटर, करीब करीब यूँ समझिए 2.25 मीटर के आसपास। ठीक है, अब आप देखिए हमारी कोशिकाएं क्या इतनी बड़ी होती हैं? मानव की कोशिकाएं तो बहुत छोटी हैं। ठीक है, और इतनी छोटी सी कोशिका में 2.25 मीटर, 2.2 मीटर लंबा डीएनए आया कैसे? पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि मानव में कई लोग ये गलत समझ लेते हैं, एनसीईआरटी ने भी लिखा है 2.2 मीटर, तो कई लोग ये गलत समझ लेते हैं कि इसका मतलब 2.2 मीटर का एक लंबा डीएनए है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मानव में 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 डीएनए अणु हैं, 46 डीएनए मॉलिक्यूल, और जब इन 46 डीएनए मॉलिक्यूल को हम एक के बाद एक जोड़ेंगे तो इतनी लंबाई बनेगी। ये है इसका मतलब 2.2 मीटर। ये 46 टुकड़ों में होता है, तब भी ये काफ़ी बड़ा रहेगा। तो आखिर इतने बड़े डीएनए को इतनी छोटी सी कोशिका में और उसके भी केवल केंद्रक के अंदर कैसे रखा गया है? यही चीज़ हमें समझनी है। इसी को कहते हैं पैकेजिंग। ये तो चलो मानव की बात थी, और छोटा जीव लेके देख लेते हैं। तो एक और उदाहरण एनसीईआरटी ने दिया है ई कोलाई का। ई कोलाई में एक डीएनए होता है वृत्ताकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और ई कोलाई के एक वृत्ताकार डीएनए में कुल बेस पेयर है 4.6 × 10⁻⁶। ठीक है, अब अगर मैं इसकी लंबाई निकालूं तो इसका भी गुणा कर लें। 4.6 × 10⁻⁶ का 0.34 × 10⁻⁹। ठीक है, ये मीटर में है। हालांकि अंतिम परिणाम हमें जो एनसीईआरटी ने दिया, मैंने वही लिख दिया डायरेक्ट। 1.36 mm ये मिलीमीटर में है, वो तो कन्वर्जन कर लेंगे तो उससे आ जाएगा। तो इतना डीएनए 1.36 मिलीमीटर डीएनए ई कोलाई जैसी छोटी सी कोशिका में, एक कोशिकी बैक्टीरिया में है। ठीक है,
तो कहने का मतलब चाहे मानव की कोशिका हो, चाहे मानव की कोशिकाओं का डीएनए उनके आकार, कोशिकाओं के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। ई कोलाई की कोशिका का डीएनए उसके आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। तो कई कई गुना बड़े ये डीएनए आखिर इन कोशिकाओं में कैसे आ जाते हैं, यही चीज हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एनसीईआरटी ने ई कोलाई के डीएनए को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको ये चीज समझा दूं, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी ने देखिए दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग वैल्यू दी हैं। एक जगह पर ई कोलाई के कुल बेस पेयर दिए हैं 4.6 × 10⁶, ठीक है। और पैकेजिंग वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि ई कोलाई में 1.36 मिलीमीटर लंबा डीएनए है, ठीक है। लेकिन जब अगर हम 4.6 से इसका गुणा करते हैं तो एक्चुअल में ये 1.36 की बजाय 1.56 आता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर 1.36 ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने 1.36 भी दिया है, तो फिर हमें ये जो है 4.6 की बजाय 4.0 × 10⁶ करने पड़ेंगे। तो किसी एक जगह पर तो करेक्शन है। अब लेकिन एनसीईआरटी में कई वर्ष हो गए लेकिन ये चीज बदली नहीं गई। अब ये समझ में नहीं आता, कभी अगर मान लो कुल बेस पेयर पूछ लिए तो भी एनसीईआरटी का आंसर माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि कुल बेस पेयर 4.6 का ही आंसर देना है अपने को, ठीक है। और लंबाई पूछ लिए तो लंबाई भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.36 देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखी वो माना जाता है। समस्या ये है कि अगर लंबाई मानते हैं तो बेस पेयर में बदलाव करना पड़ेगा, 4.6 की जगह 4.0 × 10⁶। और अगर बेस पेयर से ही मानते हैं तो हमें लंबाई में बदलाव करना पड़ेगा, 1.56 करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। जब ये दोनों चीज साथ पूछी जाएगी तब समस्या ज्यादा है। अगर अलग अलग पूछी जाए तो जो एनसीईआरटी में वैल्यू दी है वो आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। अगर केवल बेस पेयर पूछा है तो 4.6 × 10⁶, और अगर लंबाई पूछी तो 1.36। हालांकि इन दोनों में ये रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जगह करेक्शन है। तो जो समस्या है वो मैंने आपको बता दी। अलग अलग पूछने पर आप अलग अलग आंसर दे सकते हैं, उसमें कोई नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा वो आंसर दे दीजिए। जब साथ पूछेंगे तभी दिक्कत आएगी, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। ओके, अब हम आते हैं पैकेजिंग पर। हमने ये तो देख लिया कि डीएनए बहुत बड़े हैं, काफी लंबे हैं, पैकेजिंग कैसे की जाए। तो इतने बड़े डीएनए की पैकेजिंग बहुत जरूरी हो गई है। यही लिखा हमने कि सजीवों में डीएनए की लंबाई को देखते हुए ये स्पष्ट है कि डीएनए की पैकेजिंग करना अत्यंत आवश्यक होगा, ठीक है। तभी वो इतनी छोटी सी कोशिका में रखा जा सकेगा। पैकेजिंग की कैसे जाती है, तो डीएनए की पैकेजिंग डीएनए को फोल्ड करके, कुंडलित करके की जाएगी और इसमें प्रोटीन की मदद ली जाएगी, ठीक है। तो डीएनए की पैकेजिंग डीएनए की प्रोटीन के साथ कोलोनल करके की जाती है। इसको कुंडलित करेंगे, फोल्ड करेंगे, तब जा अकेले डीएनए से नहीं, प्रोटीन की मदद लेनी पड़ेगी। प्रोटीन के साथ डीएनए को कुंडलित करेंगे और फोल्ड करेंगे, समेटेंगे, तब जाके वो छोटी सी जगह में आ पाएगा, ठीक है। अब प्रोटीन कौन सा, मुख्य बात ये आती, तो हमें डीएनए की प्रकृति के आधार पर प्रोटीन लेना पड़ेगा। डीएनए कैसा है, तो हम जानते हैं डीएनए ऋणावेशित है और उसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो ऋणावेशित मॉलिक्यूल है, फास्फेट समूह की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। और फास्फेट समूह की वजह से उसमें अम्लीय प्रवृत्ति भी आती है, फास्फोरिक एसिड की वजह से। अब अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक है तो हमें जो प्रोटीन लेना पड़ेगा वो उसका उल्टा लेना पड़ेगा। अगर मैं प्रोटीन भी अम्लीय या नेगेटिव ले लूंगा तो नेगेटिव प्रोटीन और नेगेटिव डीएनए तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, तो ये तो पैकेजिंग कहां से हो जाएगी। पैकेजिंग में तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित होने चाहिए और अच्छे से कुंडलित होना है। तो हम प्रोटीन को डीएनए के विपरीत प्रकृति का लेंगे। प्रोटीन लिया जाता है पॉजिटिवली चार्ज और वो भी क्षारीय प्रवृत्ति का। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज क्षारीय प्रकृति का प्रोटीन लिया जाता है। और ये जो क्षारीय प्रोटीन होते हैं प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीअमाइंस के नाम से हैं। ये प्रोकैरियोट में पॉलीअमाइन प्रोटीन और यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन, ये नाम आपने सुने भी होंगे। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट का डीएनए नग्न बोलते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि नग्न का मतलब खाली डीएनए पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है। नग्न का मतलब है डीएनए के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं है। बाकी डीएनए अकेला नहीं है, डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ मिलेगा आपको। और डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स कहलाता है डीएनपी, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ध्यान रखिएगा, डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ रहेगा और जब तक डीएनए प्रोटीन के साथ है वो काफी सुरक्षित और स्टेबल रहता है,
ठीक है। प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीअमाइंस नाम के क्षारीय प्रोटीन के साथ होता है, तो यूकैरियोट्स में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाएगा और डीएनए और प्रोटीन का संकुल कहलाता है डीएनपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये पतले पतले धागों के रूप में होता है और इसी को हम अभिरंजित करने के बाद क्रोमेटिन कहते हैं, थोड़ा मोटा दिखता है तो क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आई बात? तो डीएनए, सजीवों में डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ मिलेगा, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन को डीएनपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। इसको क्रोमेटिन या क्रोमोसोम भी बोला जा सकता है, वो आगे जाकर के आपको क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देगा। तो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बड़ा स्टेबल होता है। हालांकि डीएनए जब तक प्रोटीन के साथ रहता है तो डीएनए अपना कार्य नहीं कर पाता। डीएनए का कार्य क्या है? दो काम है, डीएनए से डीएनए बनाना अगली पीढ़ी के लिए, और डीएनए से आरएनए बनाना जिससे कि लक्षण बने। तो डीएनए से डीएनए बनना यानी कि रिप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों कार्य डीएनए के तब होते हैं जब डीएनए से प्रोटीन हटाया जाता है। इसलिए जब जब डीएनए से रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होगा तब तब तो इनका प्रोटीन हटेगा उस समय के लिए, अन्यथा डीएनए हमेशा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स के रूप में रहेगा और वो काफी स्टेबल और सुरक्षित भी रहता है। तो प्रोटीन कौन से लिए जाएंगे ध्यान रखें। अब हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात अलग अलग करते हैं। पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोट की। प्रोकैरियोट का पैकेजिंग हमारे कोर्स में ज़्यादा है नहीं और बहुत ज़्यादा हमारे को इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाना है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? एक वृत्ताकार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो पॉलीअमाइंस प्रोटीन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलीअमाइन प्रोटीन के साथ कई स्तरों पर बार बार कुंडलित व फोल्ड करके पैक किया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग पॉलीअमाइंस के साथ होगी। पॉलीअमाइंस के साथ कई स्तरों की कुंडलन की जाएगी, उसको फोल्ड किया जाएगा जब जाके वो पैक होगा, और पैकिंग के बाद हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही एक सघन संरचना नजर आती है, डेंस बॉडी, और ये सघन संरचना को हम केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं। तो वो अकेला डीएनए नहीं होता, डीएनए और पॉलीअमाइंस का कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको पैक करने के लिए कई स्तरों पर इसको कुंडलित और फोल्ड किया जाएगा और तब जाके ये पैक होता है। तब प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में इस पैकेजिंग के कारण एक सघन संरचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं, जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये केंद्रक झिल्ली से अवतरित नहीं होती इसलिए ये नग्न डीएनए कहा जाता है। बाकी ये पॉलीअमाइंस के साथ कुंडलित होकर एक सघन संरचना के रूप में पड़ा रहता है। ये तो बात हुई प्रोकैरियोट की, ठीक है। यूकैरियोट पर थोड़ा हमें और विस्तृत जाना है। अगला हम बात करते हैं यूकैरियोट्स पर। तो यूकैरियोट में वृत्ताकार की जगह रेखीय डीएनए है। प्रोकैरियोट में जहाँ सर्कुलर डीएनए था और वहाँ तो एक डीएनए था, ये तो कई होते हैं। यूकैरियोट्स में कई रेखीय डीएनए होते हैं, ठीक है, जिनकी पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन की मदद से की जाती है। यहाँ पर अब हिस्टोन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। हिस्टोन और डीएनए मिलकर ही डीएनपी यानी कि क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। और लगभग बराबर मात्रा रहती है। कभी कभी हो सकता है हिस्टोन ज्यादा भी हो जाए, बट काफी अच्छी मात्रा रहती दोनों की। अब हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत हम और जानें और कैसे ये पैकेजिंग होती है उस पर आगे बढ़ते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन हम जानते हैं ये एक क्षारीय प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन, और ये लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड में प्रचुर होता है। लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड में प्रचुर होता है, ठीक है। ये जो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड हैं ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये क्षारीय अमीनो अम्ल हैं, ये क्षारीय अमीनो एसिड हैं। और जब क्षारीय अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन भी क्षारीय बनेगा। इस जगह एनसीईआरटी ने एक साधारण सी बात लिखी जो आप कई बार 11वीं क्लास में बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हैं कि प्रोटीन की प्रकृति कि वह क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। प्रोटीन की प्रकृति उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल तय करते हैं। अमीनो अम्ल की 3 कैटेगरी है, क्षारीय अमीनो अम्ल, एसिडिक अमीनो एसिड, अम्लीय अमीनो अम्ल, और तीसरा क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। अब अगर किसी प्रोटीन में क्षारीय अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड का मात्रा ज्यादा है तो प्रोटीन भी क्षारीय प्रोटीन हो गया। जिस प्रकार की चीज ज्यादा होगी वैसे नेचर आ जाए। अगर प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा है तो प्रोटीन भी एसिडिक नेचर का हो जाएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा है तो वो उदासीन न्यूट्रल प्रोटीन हो जाएगा। यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन दोनों क्षारीय अमीनो एसिड हैं और इनसे बनने वाला हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन कहलाएगा। अब हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में 5 प्रकार का पाया जाता है,
ठीक है, ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1, 2A, 2B, 3 और 4। उनमें से H1 अलग रहता है, बाकी ये चारों हमेशा साथ ही मिलते हैं। और इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर 8 मॉलिक्यूल की एक इकाई संरचना बनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक के 2-2 मॉलिक्यूल यानी कि 4 के कुल हो गए 8 मॉलिक्यूल मिलकर एक ऑक्टामर इकाई बनाते। ऑक्टा का मतलब होता है 8। ठीक है, तो 5 प्रकार के हिस्टोन हैं, जिसमें से 4 हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 इनके 2-2 मॉलिक्यूल मिलकर के टोटल 8 मॉलिक्यूल मिलकर के एक ऑक्टामर इकाई बनाते हैं, गेंद के समान। ठीक है, H1 प्रोटीन इनसे अलग रहता है और उसे कहा जाता है प्लगिंग प्रोटीन। प्लगिंग का मतलब है किसी चीज को प्लग करना, रोकने के लिए लगाया जाता है। ये भी आगे बताऊंगा क्या चीज होती है। ये प्लगिंग प्रोटीन और ये ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर कैसा दिखाई देगा, क्या रहेगा, जरा और आगे देखें तो ये देखिए हमने एक ऑक्टामर बना रखा है। ठीक है, ये जो ऑक्टामर आप देखिए इसमें 4 इकाइयां दिख रही, H2A, H2B, H3, H4। 4 तो सामने दिख रही है, 4 इसके पीछे है। कुल मिलाकर 8 इकाइयों की गेंद नुमा संरचना है। ठीक है, ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है। इसी के कुछ और नाम है, इसे कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं और इसे न्यू बॉडी NU न्यू बॉडी भी कहते हैं। करीब 10 नैनोमीटर की इसकी चौड़ाई, इसका व्यास होता है और इसी गेंद जैसी संरचना है। और इसके अंदर ये प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से व्यवस्थित होता है कि यहाँ पर इसका जो धनावेश है, क्योंकि क्षारीय प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका धनावेश इसकी सतह पर होता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसकी सतह पर पाया जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, और इस पर डीएनए कुंडलित किया जाएगा। अब ये गेंद हो गई, इस पर डीएनए का कुंडलन होगा और आप देखिए पैकेजिंग की सबसे आधारभूत इकाई बनेगी। कैसे? अब हिस्टोन की ऐसी छोटी छोटी बॉल होंगी और डीएनए एक लंबे धागे समान है। आपको अगर एक धागा दे दिया जाए और ऐसी कई सारी गेंद दे दी जाए और कहा जाए कि भाई इसको इस पर समेटो, तो कैसे करेंगे? जैसे एक गेंद उठाई और धागा लिया और उस पर लपेटना शुरू किया हमने। हमें एक ही दिशा में लपेटना है। ठीक है, तो आप देखिए गोलाकार अगर गेंद है तो इस पर जब आप लपेटोगे तो कुछ तो टर्न आराम से लपेट लोगे, उसके बाद ये खुलने लगता है। तो जितना अधिकतम हम इस पर लपेट सकते हैं उस पर लपेट लें। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लिप आएगी, उस क्लिप को लगा दें ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद उस गेंद को रख दें लेकिन धागा तोड़े नहीं। उस धागे से फिर दूसरी गेंद के ऊपर लपेटना शुरू कर दें, फिर तीसरी बॉल पर। तो ये सारी गेंद उस धागे की वजह से एक लाइन में जम जाएगी। समझ में आई बात? यही होती है डीएनए की पैकेजिंग। वो धागा डीएनए है और ये गेंद हिस्टोन की ऑक्टामर है। तो इसके ऊपर डीएनए लपेटा जाएगा। इसकी सतह पर पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, तो बड़े आराम से एक दूसरे पर आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। और इस पर डीएनए कुंडलित होता है और डीएनए के करीब 1.75 टर्न, ठीक है, कुंडलित हो जाते हैं। मतलब एक गेंद पर करीब करीब 2 बार, पूरी 2 बार भी नहीं, 1.25 बार ये घूम जाता है। वैसे भी आप देखिए डीएनए की मोटाई कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का यानी कि 2 नैनोमीटर। और बॉल कितनी चौड़ी है, 10 नैनोमीटर की। तो 10 नैनोमीटर की इस बॉल पर 2 नैनोमीटर मोटा डीएनए जब लपेटा जाएगा तो एक बार तो पूरा घूम जाता है, दूसरी बार ये करीब करीब होने वाला होता है और फिर ये दूसरे पर आगे आ जाता है। मतलब दूसरा राउंड पूरा नहीं हो पाता है, 1.25 घुमाव होते हैं डीएनए के इस पर। ठीक है, इस पूरी संरचना को कैसे देख सकते हैं वो मैंने यहाँ बना रखी। देखिए ये जो मैंने गेंद बनाई है, ये पूरी की पूरी गेंद यहाँ दिखा रखी। ये हिस्टोन ऑक्टामर, मैंने इस बार इसके 4 हिस्से नहीं बनाए, बाकी इसके अंदर वही 4 और 4 8 इकाइयाँ हैं, वो मैंने पूरी एक गेंद की तरह दिखा दिया इसको। ठीक है, अब इस हिस्टोन ऑक्टामर पर देखो डीएनए लपेटा जा रहा है। आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि पूरे 2 बार घुमाव है, 2 घुमाव नहीं है, ये 1.25 घुमाव ही होते हैं। ये पीछे से जो है एक घुमाव पूरा हुआ और दूसरा जो है पूरा हो, उससे पहले ये अगली इकाई पर चला जाता है। तो देखने में यूं लगता, बाकी ये अगले इकाई पर चला गया। अब ये खुले नहीं, इसलिए आप देखो यहाँ पर एक पिन प्लग की तरह यहाँ पर H1 प्रोटीन लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए जो अगली इकाई पर चला जाएगा, अगले ऑक्टामर पर, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में भी डीएनए रहेगा ना भाई, इससे इस पर जा रहा है, तो ये जो बीच का डीएनए ये लिंकर डीएनए है। लिंकर डीएनए की लंबाई अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है। कुछ जातियों में बहुत बड़ा, जितना लंबा लिंकर डीएनए होगा तो ये इकाइयां दूर दूर होंगी, छोटा लिंकर डीएनए होगा तो पास पास होंगी। तो लिंकर डीएनए की लंबाई अलग अलग जातियों में अलग अलग रहती है, अलग अलग स्पीशीज में।
ठीक है। और ये सारी चीजों को मिलकर के हम कहते हैं इसको न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये सब चीजें मिलकर न्यूक्लियोसोम इकाई यानी कि पैकेजिंग की इकाई कही जाती है। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या चीजें आई, तो न्यूक्लियोसोम में ध्यान रखना, एक तो ऑक्टामर आ गया, एक H1 प्रोटीन आ गया प्लगिंग के लिए, 2.25 टर्न डीएनए आ गए, ठीक है, और एक लिंकर डीएनए भी आ गया, ठीक है। इतना सब कुछ मिलाकर एक इकाई बोलते हैं, ये कहलाती है पैकेजिंग की आधारभूत इकाई न्यूक्लियोसोम इकाई। समझ में आ गई बात। तो न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, ये संरचना कई बार पूछी जा चुकी है, इसके क्या क्या हिस्से हैं ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग जो है कितना लंबा डीएनए इसके ऊपर लिपटा जा चुका है, तो लगभग 200 बेस पेयर, लगभग 200 बेस पेयर लंबा डीएनए इसमें होता है। न्यूक्लियोसोम की इकाई में कितना डीएनए आ जाता है, तो ये ध्यान रखने कि करीब 200 बेस पेयर डीएनए, मतलब 2.25 घुमाव जो डीएनए के हैं और साथ में लिंकर डीएनए, सबको मिलाकर करीब 200 बेस पेयर का डीएनए एक इकाई में आ गया। 200 बेस पेयर लंबा डीएनए, डीएनए की लंबाई हमेशा ध्यान रखना बेस पेयर में नापी जाती है। 200 बेस पेयर जितना बड़ा डीएनए एक ऑक्टामर, एक न्यूक्लियोसोम में आ गया, ठीक है। जब 1000 बेस पेयर हो जाते हैं तो उसे किलो बेस कहते हैं, ये सब आगे आएंगे अभी आपके। तो कितना डीएनए, 2.25 टन तो घुमाव है, डीएनए कितना लंबा इस पर आ गया, 200 बेस पेयर लंबा डीएनए आ गया। तो यहाँ हमसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि इसका अर्थ है कि फिर मानव की एक द्विगुणित कोशिका में कितनी न्यूक्लियोसोम इकाइयां होनी चाहिए, तो निकाल सकते हैं। मानव की द्विगुणित कोशिका में कुल बेस पेयर कितने, 6.6 × 10⁹, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर, 200, तो इसका 200 से भाग लगा दो, तो कितने बेस पेयर न्यूक्लियोसोम की संख्या आ जाएगी। 6.6 × 10⁹ का हम किससे भाग लगा दें, 200 से, तो ये आ जाएगा 3.3 × 10⁷, ठीक है। तो इतनी न्यूक्लियोसोम इकाइयां मानव की कोशिका में मिलेंगी, एक में 200 बेस पेयर मानते हुए, ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो ये तो हो गई आधारभूत इकाई। अब देखो पूरा कुंडलन कैसे होता है। कुंडलन बड़ा जटिल कार्य है और बोर्ड पर उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, 3D में देखने में ये ज्यादा अच्छे समझ में आता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कुंडलन कैसे होता है, कैसे आखिर डीएनए से क्रोमेटिन का पतला धागा और उसके बाद गुणसूत्र तक बनता है, उसका एक थोड़ा सा प्रीव्यू देखें, ठीक है। तो देखिए कुंडलन के तरीके मैंने एक डायग्राम में आपको दिखा रखे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया है, 2 नैनोमीटर यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम का इसका व्यास होता है, ये हम सभी जानते हैं। अब 20 एंगस्ट्रॉम यानी 2 नैनोमीटर के इस पतले धागे को हिस्टोन की इकाइयों पर लपेट रहे। सबसे पहले यही काम किया हमने। तो देखो मैंने ये छोटी छोटी हिस्टोन की ऑक्टामर बनाई है और इस पर ये डीएनए लपेटा जा रहा है और ये H1 प्रोटीन भी बना दी। अब क्योंकि ऑक्टामर बॉल की चौड़ाई है 10 नैनोमीटर की, तो ये डीएनए जब हम इस पे लपेट रहे हैं तो अब ये अपने आप में ये एक धागे जैसा संरचना बनी। इसकी मोटाई डीएनए से तो ज्यादा, जब आप पैकेजिंग करोगे तो मोटाई बढ़ेगी और लंबाई कम होगी। तो ये जितना लंबा था उससे तो कम हो जाएगा, क्योंकि एक पे कितना आ गया, 200 बेस पेयर। अब यूं समझिए, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक इतने में अगर डीएनए के 200 बेस पेयर हैं तो ये इतना डीएनए तो एक ही ऑक्टामर इकाई पर आ गया, इतना डीएनए एक पर आ गया, तो लंबाई तो कम होगी ना और मोटाई बढ़ जाएगी। इस धागे की मोटाई होगी 10 नैनोमीटर और ये न्यूक्लियोसोम की श्रृंखला न्यूक्लियोसोम स्तर का कुंडलन कहा जाएगा। तो ये न्यूक्लियोसोम स्तर का कुंडलन है। ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे एक धागे में मोती पिरो रखे हों, ठीक है, बीड्स लाइक अपीयरेंस, ठीक है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस कहा जाता है। धागे में पिरोए मोतियों के समान ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा भी जाता है, ठीक है। आमतौर पर जब एक कोशिका में कोई विभाजन नहीं हो रहा, अंतरावस्था कहते हैं कोशिका विभाजन के अनुसार, तो उस समय हमारा क्रोमेटिन नॉर्मली इसी रूप में पाया जाता है, ठीक है। आप आगे जाके पढ़ेंगे जो हमने कहा था डीएनपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि वो होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन 2 तरह का है, यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, अभी लास्ट में मैं बता भी दूंगा आपको। तो ये क्रोमेटिन स्तर बिल्कुल यू क्रोमेटिन स्तर का है, बिल्कुल पतला धागा रहेगा ये। अब इसके बाद जब कोशिका विभाजन शुरू होता है, हमने कहा था कि यूं तो ये क्रोमेटिन के तंतु बहुत पतले पतले पड़े रहते हैं,
जब विभाजन होता है तो इनको और ज्यादा समेट कर संगठित करके गुणसूत्रों के रूप में बदला जाता है। तो आगे की पैकेजिंग कैसे होती है, अब हम इसको एक स्प्रिंग की तरह कुंडलित करें। ये पूरा एक धागा मान लो, अब इसको स्प्रिंग की तरह घुमाएंगे। फिजिक्स में आपने सुना होगा एक शब्द सोलेनोइड, तो जब इसे स्प्रिंग की तरह घुमाएंगे तो ये सोलेनोइड कहलाएगा। और स्प्रिंग में जैसे ये एक वलय, एक लूप जो बनाई, ये जो एक लूप है इसमें 6 न्यूक्लियोसोम इकाइयां आ जाती, मतलब 6 न्यूक्लियोसोम मान लीजिए कितना, ये 3 और 3 6, तो 6 न्यूक्लियोसोम। देखिए 200 बेस पेयर डीएनए एक में आया तो छोटा यहाँ हुआ। अब ये 6 न्यूक्लियोसोम मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा एक लूप में आ गया तो ये और छोटा हो जाएगा, समझ रहे, मोटाई बढ़ जाएगी। अब हमने इस पूरे धागे को एक स्प्रिंग की तरह घुमाया, तो ये स्प्रिंग की तरह घुमाने में एक वलय में 6 न्यूक्लियोसोम आ गए और इसकी लंबाई और कम हो जाएगी। हालांकि इसकी मोटाई बढ़ गई अब 30 नैनोमीटर, 10 से हो गई 30, ठीक है। तो ये एक अगला कुंडल और ये कहलाता है सोलेनोइड स्तर का कुंडलन। यहां तक तो फिर भी हम बोर्ड पर समझा पा रहे हैं, 2 डायमेंशनल। अब सब चीजें 3D में समझ में आएगी। अब आप अगला सोचो, ये जो सोलेनोइड स्प्रिंग बनी, अगर इस स्प्रिंग को फिर से एक बड़ी स्प्रिंग के रूप में घुमाया जाए, अब स्प्रिंग को फिर से स्प्रिंग के रूप में घुमाना है तो एक बड़ी स्प्रिंग बनेगी, तब घूम पाएगा। और फिर उसको बोलेंगे सुपर सोलेनोइड, जिसका डायग्राम हमने मॉड्यूल में दे रखा है 3D में, बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है। तो इसमें और एक बार स्प्रिंग की तरह घुमाएंगे तो सुपर सोलेनोइड बनेगा और ये स्प्रिंग काफी बड़ी बनती है, 300 नैनोमीटर की मोटाई हो जाएगी, ठीक है, और काफी अच्छे से कॉइलिंग हो जाती है। अब उसके बाद उस स्प्रिंग को थोड़ा फोल्ड किया जाता है, इस तरह से जिग जैग पैटर्न में थोड़ा और मोड़ देते हैं। तो इसको मोड़ने से अब जो मोटा धागा बनता है उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ये गुणसूत्र का एक हिस्सा जो होता है क्रोमेटिड कहलाता है, जो ऐसा नजर आता है हमें कई बार, तो ये क्रोमेटिड कहलाता है। ये तो सुपर सोलेनोइड हो गया, इसकी मोटाई हो जाती है 700 नैनोमीटर। और जब ऐसे 2 क्रोमेटिड होते हैं, हमने कहा था गुणसूत्र में डबल होता है डीएनए कोशिका विभाजन के समय, मेटाफेज अवस्था तक, तो ये एक क्रोमेटिड नहीं, गुणसूत्र में ऐसे 2 क्रोमेटिड मिलेंगे और ये कहलाता है गुणसूत्र। 700 नैनोमीटर के 2 क्रोमेटिड है, 1400 नैनोमीटर की मोटाई वाला गुणसूत्र बन जाता है। 2 नैनोमीटर के डीएनए से हम 1400 नैनोमीटर के गुणसूत्र तक आ गए और कुंडलन की कुछ मुख्य स्टेप मैंने आपको बताई, ठीक है। आप मॉड्यूल में इस टॉपिक को देखिएगा तो इसमें 3D में डायग्राम दिया हुआ है पूरा, किस तरह से इसको कुंडलित किया जाता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोसोम स्तर, सोलेनोइड स्तर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद कई स्तरों की फोल्डिंग होती है और तब जाकर के गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र में 2 मोटे धागे हैं, एक मोटा धागा क्रोमेटिड है और ऐसे एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड हो जाते हैं, तो 700 1400 नैनोमीटर, ठीक है। तो कैसे हम डीएनए से हिस्टोन की कुंडलन करते हैं उसका एक आउटलाइन मैंने आपको दिया, और इसी वजह से हिस्टोन प्रोटीन की मदद से अत्यधिक लंबा डीएनए बहुत छोटे से गुणसूत्रों के रूप में संघनित होकर आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारी पैकेजिंग है। पैकेजिंग की इकाई हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम को। ये जो छोटी सी इकाई न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है वो मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूक्लियोसोम में एक हिस्टोन ऑक्टामर है, उस पर 1.25 घुमाव में डीएनए है, फिर एक H1 प्रोटीन लगाया है और थोड़ा सा लिंकर डीएनए है जिससे वो अगली इकाई पर जा रहा है। ये सब मिला के एक न्यूक्लियोसोम करीब 200 बेस पेयर का डीएनए लिए हुए होता है, समझ गए। तो ये बेसिकली पूरा आपके पैकेजिंग हुआ। अब आप देखिए जो ये गुणसूत्र जो क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनते हैं या क्रोमेटिन बनता है, इनमें मुख्य रूप से हुआ क्या, रासायनिक संगठन के रूप में देखें तो क्या चीज मिली, तो आप देखोगे इसके अंदर क्या मिला हमें, एक तो डीएनए है और एक हिस्टोन प्रोटीन है। मुख्य रूप से 2 ही चीजें हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के गुणसूत्र बना तो देते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ अन्य प्रोटीन और भी होते हैं। अब इन गुणसूत्रों में हिस्टोन के अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रोटीन भी होते हैं, हालांकि वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वो भी यहाँ पर होते हैं। थोड़ा हम उनके बारे में भी समझ लें, जब हम इतनी बात यहाँ कर ही रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि क्रोमेटिन में या गुणसूत्र में मुख्यतः डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, किंतु इनमें इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कुछ दूसरे प्रोटीन भी होते हैं जो हिस्टोन के अतिरिक्त होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। इन्हें हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC प्रोटीन कहते हैं। NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन,
इनको NHC प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन की तुलना में ये NHC प्रोटीन अत्यंत कम मात्रा में होते हैं, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं और ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। हिस्टोन की प्रवृत्ति कैसी है? बेसिक, क्षारीय, और ये होते हैं एसिडिक प्रोटीन। तो गुणसूत्रों में हिस्टोन तो मुख्य है ही है, लेकिन हिस्टोन के अतिरिक्त कुछ बहुत कम मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये NHC नॉन हिस्टोन प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। एक है संरचनात्मक NHC, एक है कार्यात्मक NHC और एक नियंत्रणकारी NHC प्रोटीन। अर्थात ये चीजें, ये जो प्रोटीन है ये गुणसूत्र पर होने वाले कार्यों में ज्यादा काम आएगी। हिस्टोन तो संरचना बना रहा है, हिस्टोन और DNA मिलकर तो गुणसूत्र की मुख्य संरचना, मेन गुणसूत्र बना ही इसी का है। अब ये जो प्रोटीन है ये दूसरे कामों के लिए होते हैं। उनमें से भी हालांकि एक थोड़ा सा ये प्रोटीन संरचना में काम आता है। देखिए जब गुणसूत्र बनता है तो इस तरह का गुणसूत्र होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, संरचनात्मक प्रोटीन जो है ये स्कैफोल्ड प्रोटीन भी कहा जाता है, और ये क्या करता है, गुणसूत्र के अक्ष का निर्माण करते हैं। एक्चुअली जैसे ये गुणसूत्र है तो इसके अंदर एक प्रोटीन का पतला सा अक्ष चलता है जिसको स्कैफोल्ड कहते हैं, अक्ष, एक्सिस, या इसको स्कैफोल्ड भी कहते हैं। तो इस अक्ष के चारों ओर ही तो कुंडलन होगा, तभी तो गुणसूत्र इस तरह का बनेगा। तो गुणसूत्र के अंदर एक पतला सा प्रोटीन का अक्ष होता है जिसके चारों ओर कुंडलन होता है। प्रोटीन का ये अक्ष अम्लीय प्रोटीन से बनता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन या संरचनात्मक NHC कहते हैं। तो संरचनात्मक NHC तो गुणसूत्र की संरचना बनाने में काम आ रहा है। वैसे संरचना बनाने में मुख्य रूप से तो हिस्टोन प्रोटीन काम आ रहा है, थोड़ा बहुत ये भी काम आता है। ये केवल अंदरूनी एक अक्ष बनाता है। एक्सिस को, अक्ष को हम स्कैफोल्ड भी कहते हैं, इसलिए इसे स्कैफोल्ड प्रोटीन कहा जाता है और ये संरचना निर्माण में मदद करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं कार्यात्मक, फंक्शनल NHC, ये कार्यों के लिए है। और ये जो होते हैं मुख्यतः एंजाइम होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कार्य तो एंजाइम से निपटाए जाएंगे, तो ये मुख्य रूप से एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो गुणसूत्र पर होने वाले विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। अब गुणसूत्र में DNA है, यहाँ भी तो बहुत सारे काम होंगे। तो यहाँ पर जैसे पॉलीमरेज एंजाइम, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो DNA और RNA निर्माण में मदद करेंगे, वो भी यही होते हैं, गुणसूत्र के साथ लगे होते हैं। लाइगेज एंजाइम DNA को जोड़ने वाला, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, DNA को काटने वाले, मतलब तरह तरह के और भी एंजाइम। तो बेसिकली जो कार्यात्मक NHC है उसमें मुख्य रूप से एंजाइम है। ये एंजाइम DNA पर होने वाले विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं, विशेष रूप से रेप्लिकेशन का कार्य, ट्रांसक्रिप्शन का कार्य या और भी कोई कार्य है तो उन कार्यों में भाग लेने वाले एंजाइम भी साथ पाए जाते हैं। इनको कार्यात्मक NHC कहेंगे, कम मात्रा में लेकिन होते हैं। और तीसरे होते हैं नियंत्रणकारी NHC। नियंत्रणकारी का क्या मतलब है, देखिए अब जो हमारा DNA है, DNA में जीन होता है। अब जीन प्रदर्शित करता है, RNA बनाता है, प्रोटीन बनाता है, लक्षण बनाता है। अब हमारे जीन को हर वक्त हमें थोड़ा चाहिए। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, जीन नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ होता है कि किस जीन को कब प्रदर्शित करवा के कब उससे लक्षण बनाना है, कब नहीं बनाना है। जब नहीं बनाना है तो उसको ऑफ करेंगे, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे। जब उसकी ज़रूरत है तभी उसको ऑन करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करके प्रोटीन बनवाएंगे, लक्षण बनाएंगे। ये नियंत्रण है। सारे जीन कोई हर वक्त काम नहीं करते, जब जरूरत होती तभी करते हैं और उनको ऑन ऑफ करना होता है और इसी को नियंत्रण कहते हैं। बाकी नियंत्रण का डिटेल तो हम आगे पढ़ेंगे। अब जीन के प्रदर्शन के नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होते हैं, वो यही है नियंत्रणकारी प्रोटीन। ये जीन के प्रदर्शन के नियंत्रण में काम आते हैं। जैसे उदाहरण है HMG प्रोटीन। HMG होता है हाई मोटिलिटी ग्रुप प्रोटीन। नाम याद रखना है, कार्य याद रखना है कि ये जीन के प्रदर्शन के नियंत्रण में काम आते हैं। तो ये जीन के नियंत्रण में काम आ रहे हैं, ये विभिन्न कार्यों में काम आ रहे हैं, एंजाइम्स हैं, और ये संरचना निर्माण में काम आ रहे हैं। तीनों प्रकार के NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है ये, ठीक है। और ये जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही लगे रहते हैं। हालांकि गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये उसकी तुलना में बहुत कम है। हिस्टोन जहाँ क्षारीय प्रोटीन है, ये अम्लीय होते हैं और इनके अलग अलग कार्य हैं, तो कम मात्रा में ही सही, लेकिन ये कुछ दूसरे प्रोटीन भी मिलते हैं। तो ये तो हमारी पैकेजिंग का पूरा पार्ट हुआ, ठीक है। अगर आप सोचिए ये हिस्टोन के साथ पैकेजिंग नहीं होती तो DNA तो अकेला DNA के रूप में ही रहता,
ठीक है। लेकिन कोशिकाओं में डीएनए को केवल स्वतंत्र डीएनए के रूप में न रख करके प्रोटीन के साथ रखा गया है ताकि पैकेजिंग भी हो जाए और सुरक्षा भी हो जाए। प्रोकैरियोट में पॉलीएमाइंस के साथ, तो यूकैरियोट में हिस्टोन के साथ पैकेजिंग हुई। और मैंने आपको बताया डीएनए और प्रोटीन मिलकर के जब पूरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको डीएनए ना बोल के फिर हम बोलते हैं क्रोमेटिन या डीएनपी बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमेटिन। और यूकैरियोट्स में ये क्रोमेटिन हमें दो तरह के मिलते हैं। ये चीज आपको कोशिका में भी पढ़ाई जाती है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। अब जब हम यहाँ क्रोमेटिन की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लें कि जब हम अंतरावस्था में सामान्य कोशिका जिसमें विभाजन नहीं हो रहा, उसके केंद्रक को जब अभिरंजित करते हैं तो केंद्रक में पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये धागे नुमा संरचनाएं क्रोमेटिन कहलाती है। जब हम स्ट्रेन करके इसको ढंग से देखते हैं तो ये पतले धागे कई जगहों से तो हल्के रंग के और पतले होते हैं, कई जगहों पर ये काफी मोटे और गहरे होते हैं। और इसीलिए इन क्रोमेटिन को हम दो भागों में बांटते हैं। थोड़ा सा क्रोमेटिन भी समझ लेते हैं। क्रोमेटिन जिसका रासायनिक नाम क्या है, क्रोमेटिन तो सामान्य नाम है। क्रोमा का मतलब होता है कलर और टीन का मतलब है धागा। तो रंगीन धागे हैं जो अभिरंजित के बाद केंद्रक में दिखते हैं। वास्तव में रासायनिक नाम क्या है इनका, डीएनपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। और ये क्रोमेटिन दो प्रकार का बांटा जाता है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। किस आधार पर कि अभिरंजित करने पर हल्के रंग के पतले धागे दिखते हैं तो वो यूक्रोमेटिन माना जाएगा, और गहरे रंग के मोटे धागे अभिरंजित करने पर हेट्रोक्रोमेटिन। पतले धागे यूक्रोमेटिन, मोटे धागे हेट्रोक्रोमेटिन। दरअसल इनमें होता क्या है, ये पतले धागे हैं क्योंकि इनमें हिस्टोन की मात्रा कम है, कुंडलन कम है। इसमें होता है न्यूक्लियोसोम स्तर की पैकेजिंग। बिल्कुल शुरू वाला जो स्तर होता है न्यूक्लियोसोम का पहला स्तर, वहीं पर ही रुक जाता है। तो यहाँ बहुत कम पैकेजिंग है, हिस्टोन की मात्रा कम है, मोटाई भी कम है, पतला रहेगा। जबकि इसमें होती है सुपर सोलेनोइड स्तर की पैकेजिंग, तो ये थोड़ा मोटा रहेगा। मतलब जो हमने अभी आपको पैकेजिंग का पार्ट बताया था, ये देखिए इसमें जो न्यूक्लियोसोम स्तर की पैकेजिंग, ये जो है इस स्तर पर होता है यूक्रोमेटिन। ये यूक्रोमेटिन है। और जो ये सुपर सोलेनोइड वाला स्तर है, यहां होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ये हेट्रोक्रोमेटिन स्तर है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। इस तरह से दो स्तर होंगे, ठीक है। तो दोनों में ये मोटाई, हेट्रोक्रोमेटिन का ये धागा इतना मोटा क्यों है, तो इसका मोटा धागा होने का कारण है सुपर सोलेनोइड स्तर का कुंडलन होता है। अब देखिए, जब अगर कुंडलन कम है, हिस्टोन कम है, तो डीएनए जो है सक्रिय रहता है, उसके जीन काम करते हैं। जब बहुत ज्यादा कुंडलन हो जाता है, खूब हिस्टोन हो जाता है, तो फिर डीएनए के जीन सक्रिय नहीं रह पाते। और इसीलिए आप देखेंगे यूक्रोमेटिन के अंदर उपस्थित जो जीन है, अब इसमें जो डीएनए है, इसके जो जीन है, ये सक्रिय रूप से ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और ये जीन प्रदर्शित होते हैं, लक्षण बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली सक्रिय होता है और इसके जीन प्रदर्शित होंगे, एक्सप्रेस होंगे, करेक्टर बनाएंगे। तो ये सक्रिय भाग होता है। इसमें हिस्टोन भी कम है और डीएनए के जीन सक्रिय, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता और ये प्रदर्शित नहीं होते, ये ट्रांसक्रिप्शनली निष्क्रिय है, क्योंकि काफी ज्यादा कुंडलन हो चुका है, काफी कॉइलिंग और काफी हिस्टोन होने की वजह से ये जीन एक्सप्रेस नहीं होते। तो जहां यूक्रोमेटिन के जीन सक्रिय हैं, आवश्यकता अनुसार कभी भी हम इससे लक्षण बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जो जीन होंगे वो निष्क्रिय रहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली निष्क्रिय। तो ये अंतर ध्यान रखना, तीन चीजों का अंतर हो गया। ये हल्के रंग के हैं, ये गहरे रंग के हैं, ये पतले धागे, ये मोटे धागे। इसमें न्यूक्लियोसोम स्तर की कुंडलन, उसमें सुपर सोलेनोइड स्तर का कुंडलन। ये ट्रांसक्रिप्शनली सक्रिय, ये ट्रांसक्रिप्शनली निष्क्रिय। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का अंतर ध्यान रखना। और जब हम अभिरंजित करते हैं इन क्रोमेटिन तंतुओं को, तो कई कई जगह पर ये मोटे और कई कई जगह पर जो पतले दिखते हैं, उनका अंतर यही है। अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, ये पुनः दो प्रकार का होता है। इसको फिर आगे दो प्रकार का बांटते हैं। एक्चुअली हेट्रोक्रोमेटिन में भी हमने देखा कि दो प्रकार का है। कैसे? कुछ हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा है जो आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय हो जाता है और वो यूक्रोमेटिन में बदल जाता है। करना कुछ नहीं है, कुंडलन ढीला किया, सुपर सोलेनोइड से न्यूक्लियोसोम स्तर पर कुंडलन खोल दो, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन हो गया, सक्रिय हो जाएगा, जीन भी प्रदर्शित होने लग जाएंगे। और जब जरूरत नहीं है हेट्रोक्रोमेटिन बना लो।
तो कुछ हेटेरोक्रोमेटिन ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, आवश्यकता अनुसार यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में बदल सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, जिंदगी भर निष्क्रिय रहते हैं। और इसीलिए हेटेरोक्रोमेटिन को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन से हुए? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव जो होता है वो स्थायी रूप से निष्क्रिय है और ये जीव के जीवन काल में कभी सक्रिय नहीं होते हैं, ये स्थायी रूप से निष्क्रिय होता है। हमारे जीनोम में ऐसा भी हिस्सा है कई सारा, माना जाता है कि ये वो हिस्सा है डीएनए का जहाँ या तो जीन ही नहीं है, और जो जीन है भी सही तो वो हमारे पूर्वजों में काम आते थे, अब नहीं आते। तो ये वो हिस्सा है जहाँ ज़्यादा जीन ही नहीं है, तो ये निष्क्रिय ही रहता है। और ऐसी चीज़ें ऐसी जगह गुणसूत्र में कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना कि ये गुणसूत्र के सेंट्रोमियर, जिसको हम प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, टीलोमियर, ठीक है, जैसे अगर मैं गुणसूत्र बनाता हूँ तो ये इस तरह का कई बार गुणसूत्र, अब ये क्या आपको 11th में पढ़ाया भी गया होगा थोड़ा सा, ऐसे मैं जानबूझ के बना रहा हूँ। ये होता है प्राथमिक संकीर्णन जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ये सेंट्रोमियर हो गया। फिर ये जो टिप होती है ये क्या हो गया, टीलोमियर हो गया। कभी कभी गुणसूत्र में एक और संकीर्णन मिलता है, जैसे ये रहा द्वितीयक संकीर्णन, और द्वितीयक संकीर्णन के नीचे एक गुंडी जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये जो है प्राथमिक संकीर्णन सेंट्रोमियर, द्वितीयक संकीर्णन सैटेलाइट और टीलोमियर के अंतिम हिस्से, यहाँ पर डीएनए में वैसे भी जीन नहीं होते हैं और ये स्थायी रूप से निष्क्रिय रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन पाया जाता है। समझ में आई बात? तो ये स्थायी रूप से निष्क्रिय। अस्थायी रूप से निष्क्रिय होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन अस्थायी रूप से निष्क्रिय है। ये आवश्यकता अनुसार यूक्रोमेटिन में बदल जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो है ये दीर्घ अवधि का जीन नियंत्रण, किसी जीन को मान लीजिए अभी नहीं चाहिए, 10-20 साल बाद चाहिए, तो हम इतने साल क्या करें, तो इतने साल उसको हेटेरोक्रोमेटिन बना देते हैं। कोई जीन मान लो जन्म के समय काम आया, अब जिंदगी भर काम नहीं आएगा, तो उसको भी क्या करते हैं हम, हेटेरोक्रोमेटिन बना देते हैं। इस तरह से उसको हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये दीर्घ अवधि का जीन नियंत्रण होता है। तो ये तो बड़ा काम का है और जीन नियंत्रण में काम आएगा। लंबी अवधि तक अगर किसी जीन की जरूरत नहीं है, आप उसको हेटेरोक्रोमेटिन बना दो, ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कहलाएगा। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है एक्स गुणसूत्र। मानव में देखिए, नर में होता है एक्स वाई अवस्था और मादा में होती है एक्स एक्स अवस्था, ठीक है। और एक्स गुणसूत्र की संख्या में यह असमानता रहती है और इस वजह से मानव नर में और मादा में बड़ा अंतर आना चाहिए, लेकिन इसको सही किया गया प्रकृति द्वारा। और मादा के अंदर जो 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं उसमें से एक एक्स को निष्क्रिय कर देते हैं, ताकि नर में भी एक ही एक्स सक्रिय रहे, मादा में भी एक ही एक्स सक्रिय रहे, लक्षण बराबर स्तर पर रहे। तो मादाओं में क्या होता है, जो भी अतिरिक्त एक्स होते हैं, एक को छोड़कर बाकी सारे, जैसे 2 हैं तो एक छोड़कर जो दूसरा एक्स है, कोई सा भी एक एक्स निष्क्रिय कर दिया जाता है। अस्थायी रूप से उसमें खूब सारा स्टोन और कुंडलन करके उसको पैक कर देते हैं और अस्थायी रूप से निष्क्रिय हुआ ये पूरा एक्स गुणसूत्र कहलाता है बार बॉडी। ये आप और भी जगह नाम सुनोगे, बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये बार बॉडी है। बार बॉडी अस्थायी है, इसलिए ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन है। जब कभी अगली पीढ़ी में जाएंगे, गैमेट बनेंगे, तो ये एक्स गुणसूत्र वापस सामान्य हो जाता है। जब तक ये 2 एक्स द्विगुणित कोशिका में साथ रहेंगे तो एक को निष्क्रिय कर देते हैं। जब ये गैमेट में जाते हैं मियोसिस के बाद, तो ये सक्रिय हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में भी सक्रिय रूप से जाएंगे। तो बार बॉडी दरअसल एक पूरा एक्स गुणसूत्र है जिसको निष्क्रिय किया गया है अस्थायी रूप से, ताकि नर और मादा में एक्स गुणसूत्र की संख्या में संतुलन आ सके और दोनों में लक्षण एक जैसे दिखाई दें। आगे बात समझ में? तो ये जैसे एक उदाहरण था। बाकी और भी कई जगहों पर फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन पाया जाता है, जो कि जीन नियंत्रण के हिसाब से है। जब जीन की लंबे समय तक जरूरत नहीं है तो हम उसको हेटेरोक्रोमेटिन बना देते हैं, अन्यथा वापस जब जरूरत होगी सक्रिय कर देते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्रोमेटिन के 2 प्रकार बताए, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, और हेटेरोक्रोमेटिन के 2 प्रकार, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। बाकी इससे पहले हमने पैकेजिंग की बात करी कि किस तरह से प्रोकैरियोट में और किस तरह से यूकैरियोट में पैकेजिंग होती है, हिस्टोन कितने प्रकार के हैं, न्यूक्लियोसोम इकाई कैसे बनती है, और फिर पैकेजिंग के सारे स्तर, धागे में पिरोए हुए मोतियों वाली जो संरचनाएं हैं, न्यूक्लियोसोम स्तर, फिर सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड, ये सारी बातें अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डीएनए में ये था पैकेजिंग का भाग। और कभी पूछा जाए पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो डीएनए की लंबाई
बहुत ज़्यादा है, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई से कई गुना ज़्यादा। कोशिका में डीएनए को अच्छे से रखने के लिए उसको ढंग से कुंडलित करके पैक करना पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, तो ये तो डीएनए से संबंधित एक और भाग था, उसकी संरचना के बाद पैकेजिंग। सो स्टूडेंट, अब तक हम न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए का भाग पढ़ चुके हैं। अब उसको जरा एनसीईआरटी से भी कोरिलेट कर ले। एनसीईआरटी में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, साथ साथ आपको एनसीईआरटी भी कवर करनी है। एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ कहाँ है मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ठीक है, अगर हम अपना एनसीईआरटी ओपन करते हैं तो आपको एनसीईआरटी में ये चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 6, वंशानुगति के आणविक आधार। जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिए, शुरुआत में केवल और केवल जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन है, आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ न्यूक्लिक एसिड का ज़्यादा डिटेल नहीं है। मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड में बॉन्डिंग वगैरह और न्यूक्लिक एसिड की श्रृंखला कैसे बनती है सब बताया था। वो इसलिए बताया था कि आगे जब हम डीएनए, आरएनए और इनका निर्माण पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर सीधा डीएनए शुरू किया गया। अब डीएनए का कॉमन चीज़ तो आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ाई गई हैं, वही सारी डीएनए की चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किसके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड, कितने बेस पेयर होते हैं। वायरस का दे रखा है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का दिया, ई कोलाई का। आप देखो, ई कोलाई के अंदर जो मैं आपको पैकेजिंग में बता रहा था 4.6 × 10⁶ बेस पेयर दे रखा है। मानव का दे रखा है 3.3। ठीक है, अब यह डीएनए की श्रृंखला कैसे क्या होती है इसके बारे में सारा दिया हुआ है। डीएनए में कौन कौन से बेस पेयर हैं, कैसे आपस में जुड़े हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। आसान चीज़ है, इसमें कोई लाइन टू लाइन पढ़ के बताने वाली चीज़ नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं तो देखिए फिर डीएनए में कैसे ये जुड़ती है न्यूक्लियोटाइड, वो दिखा रखी है, आपको बताई गई थी न्यूक्लिक एसिड पर आते समय भी। और ये तीसरा सिरा, पांचवा सिरा और ये सारी चीज़ें, द्विकुंडली संरचना। अब इसके अंदर वाटसन और क्रिक, उससे पहले चारगाफ के नियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। चारगाफ के नियम हो गए, फ्रैंकलिन, ये इरविन चारगाफ की बात बताई गई। उसके बाद में इसमें फ्रैंकलिन और विल्किंस की बात आ रही है, और उसके बाद वाटसन एंड क्रिक की। और फिर वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में क्या खास बात है, ये पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डीएनए की संरचना में पढ़ा चुका हूँ। इसको आप बिल्कुल लाइन से एनसीईआरटी से भी पढ़ लें। ठीक है, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर हैं, ये देखो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये बताया गया था। एक ये सीधा और एक उल्टा चलता है, डायग्राम मैंने भी बना के बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना दिखा रखी है। ठीक है, और ये सारा का सारा डीएनए के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो सारी इसमें दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा भाग दिया सेंट्रल डोग्मा का, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद डीएनए की कुंडली की पैकेजिंग आ गया। जो हमने पैकेजिंग पढ़ी है ये वही बताना चाह रहा है कि इतना बड़ा डीएनए अगर है तो ऐसे केस में इनकी लंबाई देखो, मानव के डीएनए की दे रखी 2.2 मीटर। ठीक है, और ये पूछा गया है कि भाई ई कोलाई में कितनी, तो ई कोलाई में इन्होंने लिख रखी है 1.36 मिलीमीटर। वही मैंने आपको बताया कि लंबाई कुछ लिखी है, बेस पेयर कुछ और दिए हैं। और फिर यहाँ आपको ये न्यूक्लियोसोम इकाई दे रखी है, किस तरह से H1 प्रोटीन, हिस्टोन, ऑक्टामर सब लगे हुए हैं। और कौन सा धनावेशित प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में और न्यूक्लियोसोम इकाई के बारे में सारी चीज़ दे रखी है। ओके, उसके बाद में आपको ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का डायग्राम दिया है, मोतियों जैसे जो दिखाई दे रहे हैं धागे में, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया गया है। और यहाँ पर फिर क्रोमेटिन की बात की गई है। फिर यहाँ पर ये NHC प्रोटीन, और जो आपको बताए थे 3 प्रकार के NHC प्रोटीन यहाँ पाए जाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ये सारी चीज़ें संक्षिप्त में यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा डीएनए का पार्ट था जो हमने पढ़ा, डीएनए की संरचना और डीएनए की पैकेजिंग, ये आप एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दिया किस जगह है, इसको भी साथ साथ जरूर पढ़ लें। थैंक यू।